हेलो एवरीवन। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 43B डिस्कस किया था और 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने डिस्कस किया था। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है सेक्शन 44AB। ये 44AB किससे डील करता है? ऑडिट ऑफ अकाउंट से। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 44AB कहता है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसकी सेल्स यानी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए को क्या कर जाती है, एक्सीड, तो उसे सेक्शन 44AB में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट उसे करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिजनेस नहीं बल्कि प्रोफेशन कर रहा है, तो प्रोफेशन के केस में मैंने कहा था वर्ड ग्रॉस रिसिप्ट्स यूज होता है। अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स किसी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो उसे 44AB में कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा बोलता हूं। फिलहाल मैंने दो बातें बताई, बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने कहा अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस से उसको सेल्स टर्नओवर कितने रुपए की आ रही है, मोर देन 1 करोड़ रुपीस, तो उस साल में उसे कंपलसरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन बिजनेस नहीं बल्कि प्रोफेशन कर रहा है और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर की 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस साल के लिए उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। तीसरा केस मैं अभी नहीं बता रहा हूं। तीसरे केस को करने से पहले ना हम 3 सेक्शंस हैं वो पढ़ेंगे, 44AD, AE और ADA। तब मैं आपको ये वाला पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले 3 सेक्शंस पढ़ेंगे, फिर इस पे आएंगे। ध्यान से मेरी बात सुननी है, सुनो। चलो अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, ध्यान से। अब आपके ना लास्ट के जो 3 टॉपिक इस चैप्टर के रहते हैं वो यही हैं, AD, AE और ADA। सुनना, वर्ड हम यूज करते हैं क्या, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ध्यान से सुनना। पता है जो प्रिजम्पटिव वर्ड है ना, प्रिजम्पटिव वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम्ड मतलब अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मतलब नोशनल। यानी पता है क्या, 44AD, AE और ADA, इन तीनों में ना आप पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी वो एक्चुअल बेसिस पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। इन 3 सेक्शंस पे, इन 3 सेक्शंस में आप पे टैक्स अज्यूम्ड बेसिस पे लगाया जाता है, ना कि एक्चुअल बेसिस पे। मतलब आपने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया है, गवर्नमेंट उसको कंसीडर नहीं करती है। इंस्टेड गवर्नमेंट कहती है कि हमारे हिसाब से इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए था, तो गवर्नमेंट एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमाया है उस पे टैक्स नहीं लगा रही है। इंस्टेड जितना प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए था उस पे गवर्नमेंट क्या लगा रही है, टैक्स। मतलब टैक्स एक्चुअल बेसिस पे नहीं लग रहा है, एक्चुअल बेसिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स लग रहा है अज्यूम्ड बेसिस पे। टैक्स किस बेसिस पे लग रहा है, अज्यूम्ड बेसिस पे क्या लग रहा है, टैक्स। ध्यान से मेरी बात समझनी है। चलो 3 सेक्शंस करने हैं, 44AD, AE और ADA। देखो इंपॉर्टेंट है ये, AD समझ लो, बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगे। मेन है 44AD। अब सुनो सुनो, पता है मैं आपसे एक छोटी सी बात जरा पहले कर लेता हूं, जरा मेरी बात सुनना। ये देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन,
मेरी बात सुनो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। देखो मुझे बताओ, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है बिजनेस का और प्रोफेशन का। ये चैप्टर है बिजनेस, ये चैप्टर बिजनेस से डील करता है और प्रोफेशन से डील करता है। अब हमने क्या करा है, बिजनेस को भी ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट? एक बिजनेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का, यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। तो पहला बिजनेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। और दूसरा आता है अदर बिजनेस। ठीक है, सुनो। अब ना ये जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज वाला जो बिजनेस है ना, इस पे अप्लाई करता है सेक्शन 44AE। अदर बिजनेस मतलब इस बिजनेस को छोड़ के बाकी जो बिजनेसेस हैं उन पे अप्लाई करता है 44AD, और प्रोफेशन के ऊपर अप्लाई करता है 44ADA। तो आपको इससे एक बात तो क्लियर हुई कि ये जो तीन सेक्शन है ना, AD, AE, ADA, किस पे अप्लाई करते हैं? तो याद रखना, AD अप्लाई करता है अदर बिजनेस अदर देन प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। AE अप्लाई करता है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस के बिजनेस पे, और ADA प्रोफेशनल्स पे अप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये कॉपी कर लेना अपने पास। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, AD किस पे अप्लाई करेगा? ऑल बिजनेस अदर देन प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। AE अप्लाई करेगा प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज के बिजनेस पे, और प्रोफेशनल्स पे अप्लाई करेगा ADA। ठीक है, चलो अब हम करना शुरू करते हैं पहले AD से। देखना, AD, टैक्स पेयर्स engaged in any business except प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। याद रखना सेक्शन 44AD सारे बिजनेस पे अप्लाई करेगा, सारे पे, एक्सेप्ट प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज पे अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पे सेक्शन 44AE अप्लाई करता है, उस पे सेक्शन 44AE अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर देखना, देखो ध्यान से, AD की बात करते हैं। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। यानी सेक्शन 44AD किस पे अप्लाई करता है? इंडिविजुअल पे, HUF पे, पार्टनरशिप फर्म पे। कंपनी, AOP, BOI इन सब पे अप्लाई नहीं करेगा। सेकंड, assessee should be engaged in any business except प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज पे ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उस पे 44AE अप्लाई करेगा। और तीसरा, टर्नओवर, मैं ग्रॉस रिसिप्ट वर्ड नहीं बोलता, टर्नओवर ऑब्लिक सेल्स शुड नॉट एक्सीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। यानी याद रखना 44AD अप्लाई करेगा अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 44AD अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना 44AD का दायरा कहां तक है? 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर तक दायरा है। एक बार आपका टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस करा तो याद रखना AD अप्लाई नहीं करेगा। अब कहता क्या है AD, वो हमें समझना है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है, कंसेप्ट समझना चीज का, सिंपल है। देखो, बात समझना, कहता क्या है 44AD। ये देखो, एक ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। देखो, सेल्स, सपोज सेल्स हमने 1920 में सेल्स करी 50 लाख रुपए की।
ठीक है, हमने खर्चा इंकर करा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमने 47 लाख रुपीस का 47 लाख रुपीस का हमने खर्चा इंकर करा, तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया हमने 50 लाख माइनस 47 लाख, 3 लाख रुपए का हमने क्या कमाया? प्रॉफिट। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 6% का प्रॉफिट आपने कमाया है ऑन सेल्स। तो आपने सेल्स पे मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? आपने 6% का प्रॉफिट कमाया ऑन सेल्स। अब ना मेरी बात समझना, अब ये आपको कहता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुननी है बस। अब 44AD क्या कहता है? सुनो, 44AD क्या कहता है? एक पीएल अकाउंट और बनाना, एक पीएल अकाउंट और। देखो, इस पीएल में सेल्स तो मैं वही ले रहा हूं 50 लाख, ध्यान से सुनना, 50 लाख, ठीक है। सुनो, अब पता है 44AD क्या कहता है? सेक्शन 44AD कहता है कि ना, गवर्नमेंट का एक मानना है, गवर्नमेंट का मानना क्या है कि जितने भी ये बिजनेस होते हैं ना, जितने भी बिजनेस होते हैं, उन सब में ना ऑन एन एवरेज आपको खर्चा सेल्स का 92% आपको खर्चा हो जाता है। मतलब ये अज्यूम चल रहा है, एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो ये रहा, दिस इज एक्चुअल। ये जो मैंने पहले वाला पीएल बनवाया था ना, ये एक्चुअल है। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था 44AD एक्चुअल की तो बात करता ही नहीं ना, 44AD तो अजम्पशन पे चलता है, तभी तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नाम दिया गया है। अब 44AD कहता है कि हमारे हिसाब से किसी भी बिजनेस में ऑन एन एवरेज 92% ऑफ सेल्स का खर्चा होता है। तो एक्सपेंस कितना? 50 लाख का 92%, तो करो 50 का 92%, यानी ऑन एन एवरेज 46 लाख का खर्चा होता है, तो प्रॉफिट होता है 4 लाख का, यानी 8% का आपको क्या होता है? प्रॉफिट। ये तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मैंने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप कहोगे 6% का प्रॉफिट एक्चुअल में कमाया, और 44AD कह रहा है ना भाई ना, हमारे हिसाब से आपका प्रॉफिट 6% नहीं, आपका प्रॉफिट 8% होना चाहिए था हमारे हिसाब से। अब सुनना, पता है, अब थोड़ा सा ना भाई ध्यान से मेरी बात सुननी है बस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन थोड़ा ध्यान से। पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? सुनो, गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे हिसाब से कोई भी बिजनेस ऑन एन एवरेज 8% का प्रॉफिट कमाता है ऑन सेल्स, हमारे हिसाब से, ठीक है। ये है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड इनकम। 8% इज स्पेसिफाइड इनकम, 8% इज स्पेसिफाइड इनकम। अब गवर्नमेंट एक बात कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है हमारे हिसाब से कोई भी बिजनेस ऑन एन एवरेज 8% का प्रॉफिट कमाता है, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए था? 8%, यानी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो हमें एक काम करो, 4 लाख रुपए पे क्या दे दो? टैक्स दे दो। कितने रुपए पे टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट आपसे? 4 लाख रुपए पे टैक्स मांग रही है। मैंने गवर्नमेंट से क्या कहा? मैंने कहा भैया ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि भाई तुम कहोगे कि मैंने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है और मैं मान लूंगा
कि मैंने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ओ भैया, मैंने जब 4 लाख का प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो मैं 4 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स क्यों दूं? आप मुझे बताओ, मैंने जब प्रॉफिट एक्चुअल में 3 लाख रुपए का कमाया तो मैं टैक्स 4 लाख रुपए के प्रॉफिट पे क्यों दूं? कोई बेवकूफ आदमी ही होगा जो 4 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देगा, ऑल्दो उसने प्रॉफिट कमाया कितना है? 3 लाख का। गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक। तुम कितने पे प्रॉफिट देना चाहते हो? कि तुम कितने पे टैक्स देना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा 4 लाख पे, मैं तो दूंगा 3 लाख पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, तू 3 लाख पे टैक्स देना चाहता है तो 3 लाख पे टैक्स दे दे, लेकिन फिर एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? तुझे अपना ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। और सुनो, क्यों ऑडिट? क्यों? गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम नहीं मानते, हम कैसे मान लें कि तूने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया? हमारे हिसाब से तो तूने प्रॉफिट कितना कमाया? तूने प्रॉफिट 4 लाख रुपए का कमाना चाहिए था हमारे हिसाब से। अगर तू कहता है कि तूने प्रॉफिट 4 लाख का नहीं 4 लाख से कम का कमाया है तो एक काम कर, हमें सबूत दे। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा मुझे? गवर्नमेंट ने कहा तू एक काम कर, तू एक चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवा? ऑडिट करवा, उसका सर्टिफिकेट लाके दे। वो अगर कह देगा ना, चार्टेड अकाउंटेंट अगर कह देगा कि हाँ इसने प्रॉफिट एक्चुअल में 3 लाख का ही कमाया है, तो हम ये बात मान लेंगे। बात समझ आई सबको? अच्छा, अब मेरी ना एक छोटी सी बात सुनना, भी कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब पता है, मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा कि मुझे अपना क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। अब सुनो, अब इस पे आओ, यहां पर देखो, फिर से ऊपर वाले सेक्शन पे आ जाओ, 44AB पे देखना जरा। मुझे बताओ, वैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, वैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को बताओ क्या मैं अपना ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल था या नहीं? फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ना, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से तो मैं ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से मैं ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्या था? कम था। और फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ऑडिट तभी करवाना है जब टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से तो मैं ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट के हिसाब से मैं ऑडिट करवाने के लिए क्या हो गया हूं? एलिजिबल हो गया हूं। क्यों? देखो, इफ डिस्क्लोज्ड इनकम इज लेस देन स्पेसिफाइड इनकम, मुझे पहले बताओ, ये लिखना मत आप लोग, सेक्शन 44AD के हिसाब से स्पेसिफाइड इनकम कितनी है? मतलब कितनी इनकम पे आपको टैक्स देना है। एडी तो कहता है 8% पे टैक्स देना है आपको, लेकिन मैं डिस्क्लोज 8% करना ही चाहता। मतलब मैं टैक्स कितने पे देना चाहता हूं? 6% पे देना चाहता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, 44AD कितनी इनकम स्पेसिफाई करता है? वो कहता है 8% पे टैक्स देना है, लेकिन मैं 8% डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहता। मैं कितने पे टैक्स देना चाहता हूं? 6%। मैं डिस्क्लोज ही कितना करना चाहता हूं? 6%। तो गवर्नमेंट कह रही है या तो तुम एक काम करो, तुम 8% पे शांति से क्या दे दो? टैक्स दे दो। लेकिन अगर तुमने 8% से कम पे टैक्स दिया तो तुम्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी अगर डिस्क्लोज्ड इनकम इज लेस देन स्पेसिफाइड इनकम, तो बताओ मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। हां, अगर मैं सपोज गवर्नमेंट कहती है 8% पे टैक्स देना है, मैंने 8% पे दे दिया, तो बताओ ऑडिट करवाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा था 8% पे टैक्स देना है, मैंने कहा तुम भी क्या याद रखोगे, मैं 10% पे टैक्स देता हूं, और बताओ क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा? नहीं। कब करवाना पड़ेगा? अगर मैं गवर्नमेंट की बात का उल्लंघन करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा
एटलीस्ट 8% पे तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं दूंगा 8% पे, 6% पे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 6% पे दे, लेकिन एक चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लाके दे कि वाकई में तूने 6% का प्रॉफिट कमाया है। यानी मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44A(b). पक्का तो अब बात समझ आई सबको। चलो अभी 44AD पे ना दोबारा से जरा आ जाते हैं। ये देखो, अच्छा क्या कहता है 44AD, स्पेसिफाइड इनकम अंडर दिस सेक्शन। मुझे बताओ गवर्नमेंट कितने परसेंट पे मुझे टैक्स देने को कह रही है? 8%। मैं ग्रॉस रिसिप्ट्स का नहीं कहूंगा, सेल्स का। 8% ऑफ सेल्स ऑब्लिक टर्नओवर। अच्छा ये एक पॉइंट और है, जरा तो सुनना, सिंपल है। और 6% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ईसीएस ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो पता है उसने क्या कहा? सुनो सुनो, उसने कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो। गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है बेसिकली? गवर्नमेंट ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस, याद करो 40 कैपिटल ए किया था, मैंने कहा था गवर्नमेंट कैश पे रोक लगाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अकाउंट पे चेक के थ्रू हो, ड्राफ्ट के थ्रू हो, ईसीएस के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू हो। तो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है सुनो, गवर्नमेंट कह रही है आपके टर्नओवर का, सुना, आपके टर्नओवर का जितना हिस्सा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, आपके टर्नओवर का जितना हिस्सा आपको रिसीव हो गया अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले, और आपको अच्छी तरह पता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, दो ड्यू डेट्स है ना, 31 जुलाई और 30 सितंबर। तो उन्होंने क्या कहा, आपके टर्नओवर का जितना हिस्सा, टर्नओवर का जितना हिस्सा रिसीव हो गया अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ईसीएस के थ्रू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले, ठीक है, उतने हिस्से पे तो आप टैक्स दोगे 6% पे, ठीक है, और बाकी बचे हुए हिस्से पे आप टैक्स दोगे 8% पे। एक चार्ट सा बनवा के बताऊं आपको, और क्लैरिटी होगी। देखो एक चार्ट सा आपको बनवा के बताता हूं, यहां पर देखना, देखो। अच्छा मेरे वाले एग्जांपल में बताओ, हमने टर्नओवर सेल्स कितने रुपीस की करी थी? हमने टर्नओवर सेल्स 50 लाख रुपीस की हमने करी थी, है ना। चलो अब उसने क्या कहा सुनो, उसने कहा इस टर्नओवर में से जितना हिस्सा आपको रिसीव हो गया, किस मोड के थ्रू, अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू, कब रिसीव हो गया, ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है। तो 50 लाख में से जितना हिस्सा आपको रिसीव हो गया, पहली बात रिसीव हो गया कैसे, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू, तीसरी बात ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है, तो उस हिस्से पे तो आप टैक्स दोगे 6% पे। सपोज मैं कहता हूं 50 में से ना 10 लाख रुपए हमें रिसीव हो गया, किस फॉर्म में, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस के फॉर्म में, ड्यू डेट से पहले पहले 10 लाख रुपए रिसीव हो गया। अच्छा बचा अदर्स, अदर्स कितना बचा, 40 लाख। तो उन्होंने कहा ये जो 10 लाख है ना, इस पे तो तुम टैक्स दोगे 6% पे, मतलब 10 लाख पे 6% कितना हुआ, 60,000। तो
इस केस में तो आप टैक्स दोगे 60,000 पे, और इस 40 लाख पे आप 8% पे दोगे टैक्स। तो 40 लाख पे 8%, 3,20,000। यानी बताओ आप कितनी इनकम पे आप टैक्स दोगे? 60 + 320, आप 3,80,000 रुपए की इनकम पे आप क्या दोगे? टैक्स। ठीक है, अगर आप 3,80,000 की इनकम पे टैक्स दे देते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3,80,000 से कम की इनकम पे टैक्स देना चाहते हो, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44A(b). ठीक है, अच्छा अब आगे जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, अच्छा आगे क्या कह रहा है वो, यहां पर पढ़ना। आगे वो कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्क्लोजिंग इनकम लेस देन स्पेसिफाइड इनकम। तो मैं आपको बता चुका हूं, मेरे को बताओ ये सेक्शन क्या कहता है, कितनी इनकम पे टैक्स देना है? 8% पे ऑब्लिक 6% पे, जो मैंने अभी बताया। अगर मैं इससे कम पे टैक्स देता हूं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मुझे अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB, और मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी अंडर सेक्शन 44AA। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑडिट किसका करवाओगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तभी तो ऑडिट होगा। इसका मतलब अगर आप इनकम डिस्क्लोज 8% ऑब्लिक 6% से कम करते हो ना, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी 44AA में, और उसके बाद आपको उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा? अंडर सेक्शन 44AB। ठीक है, और एक ना मैंने नीचे एक नोट लिखवाया है। नोट क्या है? वाइल कैलकुलेटिंग स्पेसिफाइड इनकम इट शैल बी अज्यूम दैट all expenses under section 30 to 38 have been allowed। एक बार मेरे को बताओ जरा, थोड़ी सी सुनो, एक बार मेरे को बताओ थोड़ी सी। मैंने कहा कि गवर्नमेंट क्या अज्यूम करके चल रही है कि आप कितना खर्चा ऑन एन एवरेज करते हो? 92% का खर्चा आप ऑन एन एवरेज आप करते हो। तो अब याद रखना, इस 92% में ना सारे खर्चे जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं वो सब इस 92% में आ चुके हैं। पक्का? तो वो जो 8% की फिगर है ना, वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ही है। तो अब उस 8% में और खर्चे कोई मत माइनस करना, वो ऑलरेडी 92% में माइनस हो रखे हैं। ठीक है, ये आपका बताओ कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 44AD। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।